हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कोलसिस्टाइटिस के बारे में, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली यानी कि पित्ताशय की पथरी के बाद जो सूजन हो जाती है और कारण होते हैं उसमें सूजन होने के। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा गाल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली के बारे में बता देती हूँ। ये राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ जहाँ लीवर होता है, जिगर होता है, उसके नीचे और पिछली तरफ होती है। ठीक है, तो इसका जो मेन काम होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बाइल को स्टोर करने का। बाइल जिसको हम आम भाषा में पित्त बोल देते हैं, तो पित्त को स्टोर करके रखती है ये पित्त की थैली। पित्त जो है बनाने का काम होता है लीवर का। बाइल की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो करता है लीवर। लीवर से जो बाइल है वो डक्ट के थ्रू, नलिका के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट है, हेपेटिक डक्ट, क्योंकि वो लीवर से आती है तो ऊपर वाली डक्ट को कॉमन हेपेटिक डक्ट बोल दिया जाता है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट से होकर जो है ये गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जो गाल ब्लैडर होता है, ठीक है, वैसे तो उसकी कैपेसिटी जो होती है स्टोर करने की वो 50 ml ही होती है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि एक बार में लीवर से बाइल आया, वो 30 या 60 ml जितना भी आता है वन टाइम में, तो वो इसमें से पानी को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है पित्ता, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो कि म्यूकस को भी सिक्रीट करते हैं, जिसको हम श्लेष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो पित्त जो है बाइल को कंसंट्रेटेड कर देता है। पहले वो अल्कलाइन होता है, अब वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो ये एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है ना गाल ब्लैडर की, उसकी वजह से ये 500 ml जो है बाइल को स्टोर कर लेता है, उसको कंसनट्रेटेड करता रहता है, कंसनट्रेटेड करता रहता है। बट कैपेसिटी इसकी 50 ml की होती है, बट वो कंसनट्रेटेड करने की पानी और इलेक्ट्रोलाइट से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो वो 500 ml की कैपेसिटी जो है बन जाती है उसकी। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसकी जो मसल्स है, मांसपेशियाँ हैं, वो सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है, और तब खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। जैसे ही खाना उसके स्टमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, वो हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हार्मोन जो है गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, उसको सिग्नल देता है कि भाई तू बाइल दे दे, अब खाना आ रहा है, उसको डाइजेस्ट करना है। तो जब ये हार्मोन जो चोलसिस्टोकाइनिन होता है, सीसीके, ये जो है गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, और गॉल ब्लैडर से बाइल जो है वो छोटी आंत में आता है और खाने के पाचन में मदद करता है। ठीक है, अब जो कोलसिस्टाइटिस का मतलब है कि इसके अंदर जो पित्त की थैली है उसमें सूजन हो गई है, उसमें स्वेलिंग आ गई है। अब 90% केसेस में तो जो कारण होता है वो होता है पित्त की पथरी। क्योंकि पथरी क्या है, क्योंकि पथरी जो गाल ब्लैडर है पित्त का, जो जिसको नेक बोला जाता है, मतलब ऊपर का एरिया जहाँ से गाल ब्लैडर जो है स्टार्ट होता है, या तो जो स्टोन है वो उसमें स्टक हो गया, उसमें फंस गया, या फिर जो ऊपर सिस्टिक डक्ट, जो नली का या जो डक्ट गाल ब्लैडर से निकलती है और कॉमन बाइल डक्ट के साथ जो है अटैच होती है। ठीक है, मतलब सिस्टिक डक्ट में या गाल ब्लैडर के जो ऊपर नेक रीजन है, तो उसमें जो है डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो फिर जो है बाइल जो है वहाँ से गॉल ब्लैडर में से बाहर नहीं आता, उसमें इकट्ठा हो जाता है। उसके इकट्ठा होने की वजह से वो कंसनट्रेटेड होता रहता है। ठीक है, तो उसके प्रेशर की वजह से उसमें गाल ब्लैडर में जो है वो सूजन होना शुरू हो जाती है। अब ये एक्यूट भी हो सकती है, हो सकता है कोई स्टोन स्टक हुआ तो एकदम से जो है सूजन हो गई, या हो सकता है कि ये लंबे समय तक कॉन्टिन्यू से धीरे धीरे करके होती रहे, तो वो क्रॉनिक भी हो सकती है, मतलब एक्यूट भी हो सकती है। फिर चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक, 90% जो रीजंस होते हैं गॉल स्टोन से होते हैं पित्त की थैली में पथरी। पित्त की थैली में पथरी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा डिटेल गाल ब्लैडर के बारे में, पथरी के बारे में सब बता रखा है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, इसमें होता है कि जैसे स्टोन है वो डक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, अब उसकी वजह से बाइल जो है, पित्त जो है वो पित्त की थैली में इकट्ठा हो गया। अब जब हमने मतलब या किसी ने भी खाना खाया, ठीक है, खाना जो है वो पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना एंटर होगा वो तो हार्मोन सिक्रीट करेगी, वो तो स्टिमुलेट करेगी गाल ब्लैडर को भी बाइल जो है वो रिलीज करो। लेकिन डक्ट के अंदर तो स्टोन फंसा हुआ है, तो बाइल तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा ही नहीं। बेशक गाल ब्लैडर की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बट बाइल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचेगा।
वो उसी में ही जो है कलेक्ट होगा। अब जब भी ये बाइल जो है गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो नेचुरल सी बात है कि उसमें इरिटेशन क्रिएट होगी वॉल्स में, और जो गॉल ब्लैडर है वो म्यूकस को ज़्यादा सिक्रीट करेगा। तो ये म्यूकस, क्योंकि पहले ही उसमें जो है बाइल प्रेजेंट है जो कि बाहर नहीं जा रहा, ऊपर से वो म्यूकस सिक्रीट करेगा, तो जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं एपिथेलियम में की, उस पर जो है प्रेशर पड़ेगा, और ये जो प्रेशर है वो उसकी वॉल्स को इरिटेट करेगा और इन्फ्लामेशन जो है वहाँ पर स्टार्ट कर देगा, यानी कि स्वेलिंग जो है वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होता है, कुछ केसेस में तो ये हो गया कि जो स्टोन उसमें था, डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था, वो स्टोन रिलीज हो गया, वो निकल गया, मतलब क्योंकि गॉल ब्लैडर में जो भी स्टोन्स है सिस्टिक डक्ट से होकर फिर कॉमन बाइल डक्ट से होकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं, देन स्टूल के थ्रू जो वो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ऐसे ही होता है कि स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, मान लिया कि हो गया, लेकिन वो स्टोन जो है निकल जाता है, और जो गॉल ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था वो उस प्रेशर जो है वो हट जाएगा, क्योंकि अब जो है अगर गॉल ब्लैडर जो है कॉन्टैक्ट करेगा तो बाइल जो है छोटी आंत में एंटर हो जाएगा, और धीरे धीरे करके सूजन जो भी गॉल ब्लैडर में हुई थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये स्टोन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ही है, वो निकला नहीं वहाँ से। ठीक है, देखो स्टोन किसी को भी होता है, तो ऐसा नहीं कि सबका 24 घंटे में निकलेगा, सबका 48 में ही निकलेगा, किसी का पहले निकल जाता है, किसी का बाद में, ऐसे भी तो होता है ना, सबका शरीर अलग है। अगर फिर भी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्टोन वहीं पर पड़ा हुआ है, तो जो पित्ता है ना वो और ज़्यादा जोर के कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है स्मॉल छोटी आंत है, वो तो सिग्नल देती जा रही है कि भाई सिक्रीट करो, पाइल दे दो, खाने की डाइजेशन करनी है, पाचन करना है। लेकिन गॉल ब्लैडर जो है वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेगा, तो उसके बीच में जो ब्लड वेसल्स, जो खून की नसें प्रेजेंट है, नेचुरल सी बात है कि उनकी ओपनिंग भी बंद हो जाएगी, मांसपेशियाँ सिकुड़ गई। ठीक है, तो मांसपेशियों के बीच में ही तो खून की नसें प्रेजेंट है, अगर मांसपेशियाँ सिकुड़ेंगी तो उसके बीच में जो खून की नसें प्रेजेंट है तो वो भी तो सिकुड़ के उनका भी तो जो अंदर का ओपनिंग है, जो डायमीटर है, वो कम हो जाएगा, तो खून की सप्लाई नेचुरल सी बात है कि धीरे धीरे करके कम होती रहेगी, ब्लड फ्लो कम होगा, खून का सर्कुलेशन कम होगा, तो नेचुरल सी बात है भी ऑक्सीजन भी कम होगी। अगर ऑक्सीजन कम होगी और ब्लड फ्लो कम होगा तो सेल्स की जो है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब सेल्स की डेथ होगी तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पर, वैसे क्या होता है अगर ये क्रॉनिक हो जाए प्रॉब्लम, मान लीजिए कि एक्यूट है, इन्फ्लेमेशन हुई, सूजन हुई, वो ठीक हो गई, लेकिन अगर यही जो सूजन है लंबे समय तक बनी रहेगी तो क्या होगा कि सेल्स जो है डेड हो गए, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से, तो वहाँ पर फाइब्रोसिस भी तो स्टार्ट हो जाएगी, स्कारिंग, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के सेल्स अलग होते हैं और एक्यूट के अलग होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं WBC में, जब भी अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा, देखा होगा, उसमें WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल, तो वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनमें से जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो एक्यूट इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करते हैं। इसलिए डॉक्टर्स कई बार देखा होगा ब्लड टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि एक्यूट प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अभी इन्फेक्शन हुआ है या पुराना है, ESR है, CRP है, वो सब चेक करके जो है पता चलता है। अब इसमें जो है फाइब्रोसिस मतलब कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, लंबे समय से जो है सूजन बनी हुई है, तो हमारी बॉडी उसको हील करने की भी कोशिश करेगी, उसको ठीक करने की भी कोशिश करेगी, तो उसमें फाइब्रोसिस होगी और स्कारिंग होगी, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर जो है वो हार्ड भी हो सकता है ना। लेकिन इसमें जैसे कि स्टोन है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल में होता क्या है, क्योंकि हमारा जो बाइल होता है उसके बीच में बाइल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर लीवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल देता है बाइल में तो सेडिमेंटेशन होकर स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये जो फैट होता है ना, फैट मतलब ये फैट जो है गॉल ब्लैडर के जो सेल्स है ना उसके अंदर चला जाता है, उसकी वॉल्स के अंदर चला जाता है। तो जब फैट जो है ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो भी जो है सेल्स की डेथ हो जाती है। ऐसा क्रॉनिक में ज़्यादा होता है। एक्यूट तो शुरू हुआ, ख़त्म हो गया, इससे पहले कि फैट वॉल्स में डिपॉजिट होता, उससे पहले ही प्रॉब्लम ठीक हो गई। लेकिन जब क्रॉनिक होती है तो फैट गॉल ब्लैडर की दीवारों के अंदर, वॉल्स के अंदर, सेल्स के अंदर चला जाता है। और इसमें कैल्सिफिकेशन भी होती है।
कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने हार्ट में भी देखा होगा, डॉक्टर बोलता है कि वॉल्व जो है वो हार्ड हो गए हैं, उसमें कैल्सिफिकेशन हो गई है, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे सेल होते हैं ना, सेल जो है फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं, और जब ये सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, डैमेज होते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन जो टूट जाती है, तो उसमें से वो रिलीज होते हैं। और ये जो फॉस्फेट होता है ना, जो ये रिलीज होता है, ये और कैल्शियम मतलब एक तरह से देखा जाए तो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जहाँ पर फॉस्फेट प्रेजेंट हो, कैल्शियम वहीं पर आकर इकट्ठा हो जाता है, और यही कैल्शियम जो डेड सेल्स में से ये फॉस्फेट निकलता है, वहाँ आके जब ये कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो नेचुरल सी बात है, कैल्शियम तो बिल्कुल हार्ड होता है, जैसे हड्डियों में कैल्शियम प्रेजेंट है तो हार्ड हो जाता है ना, हार्डनेस हो जाती है जहाँ कैल्शियम होता है। तो ये जब कैल्शियम वहाँ पर जहाँ सेल्स डेड होते हैं वहाँ डिपॉजिट होता है, तो कैल्सिफिकेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है गॉल ब्लैडर जो है वो हार्ड हो जाता है। बट ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये गाल स्टोन्स में कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, बट इन्फेक्शन अगर होता है तो वो क्योरेबल है। आप मेडिसिन ले लो, होम्योपैथिक मेडिसिन में तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है कोल्सिस्टाइटिस का, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो। हाँ, गाल स्टोन्स में निकलने में टाइम लगता है, पेशेंट के पास उतनी पेशेंस नहीं होती, उतना वो सब्र नहीं कर पाता है। इन्फेक्शन तो 1 महीने में 2 महीने में, क्रॉनिक से क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, एक्यूट तो खैर 24-48 आवर्स में हो ही जाता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन भी जो है मतलब कंप्लीटली बिल्कुल जड़ से, मतलब ऐसे पेशेंट जिनके पूरे आसपास पस इकट्ठा हो रखा था, सूजन हो रखी थी पूरा पानी, क्योंकि जब आपकी इन्फेक्शन जो है ये जो बिलीरुबिन वाले जो पिगमेंट वाले सॉल्ट्स होते हैं ना, उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि बिलीरुबिन वेस्ट है भाई, रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, जो लाल खून के सेल्स होते हैं जब वो टूटते हैं तो उसमें से जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें से बिलीरुबिन निकलता है, लीवर जो है बाइल में दे देता है, फिर ये स्टूल के थ्रू या यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो ये पिगमेंट भी उसी में इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें क्या है कि जब ब्लड फ्लो की सर्कुलेशन, जैसे मैंने बताया कि खून का सर्कुलेशन भी कम हो जाता है अगर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसमें प्रेजेंट ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो ऐसे एरियाज में इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है गॉल ब्लैडर में बैक्टीरिया से, तो फिर वो आसपास के जो भी टिश्यूज वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे डायफ्राम है, लीवर है, मतलब आसपास के स्ट्रक्चर्स में भी जो है ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है, जिसकी वजह से फिर जो है सीवियर पेन हो सकती है। स्टोन के अलावा 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोलसिस्टाइटिस स्टोन के अलावा दूसरे रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि पॉलिप है, ट्यूमर है, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, या फिर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है स्टोन्स या कोलसिस्टाइटिस को लेके। पर इसमें वही होता है कि बाइल का जो फ्लो है वो स्लो होता है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है, जस्ट लाइक स्टोन्स। तो इसके अलावा क्या होता है कि जिन लोगों में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन सिग्नल देती है, हार्मोन रिलीज करती है, तभी गॉल ब्लैडर जो है वो कंट्रैक्ट होता है। अगर किसी कारण से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, वो हार्मोन ही सिक्रीट नहीं कर रही, वो सिग्नल ही नहीं देती, तो फिर गॉल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, वो बाइल को सिक्रीट ही नहीं कर पा रहा, तो बाइल तो उसी में ही बड़ा रहेगा, कंसंट्रेटेड होता रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या फिर गाल ब्लैडर की जो मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स जो है वो वीक है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रॉपरली उतना नहीं कर पा रही जितना उसको करना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो पूरा गॉल ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं कर पाती, वो कॉन्ट्रैक्शन इतनी नहीं होती, तो आधा बाइल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है, आधा उसमें रहता है, मतलब या पूरा भी जो है हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन ना हो, जो कि बाइल जो है कम्प्लीटली खाली नहीं कर पाता गॉल ब्लैडर, तो इसकी वजह से भी जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों में शुगर है, डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, या कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस है, मतलब कि हार्ट या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे लोगों में भी जो है कोलसिस्टाइटिस के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं, या जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि HIV में होता है, तो उनमें भी जो है कोलसाइटिस जो है क्रॉनिक हो सकता है।
इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब जो रिस्क फैक्टर्स हैं इसके होने के, वो सेम ही हैं जो स्टोन्स में ऑलमोस्ट। जो गॉल ब्लैडर स्टोन के रिस्क फैक्टर्स हैं वही जो है कोलसिस्टाइटिस की हैं। जैसे कि फीमेल्स में कोलसिस्टाइटिस ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर 90% केसेस स्टोन से हो रहे हैं तो स्टोन्स फीमेल में ज़्यादा होता है, तो फीमेल्स में चांसेस ज़्यादा हैं। बट जो स्टोन के अलावा कोलसिस्टाइटिस होता है, सूजन होती है गॉल ब्लैडर में, वो वाले जो रीजंस हैं वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। या ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ईस्ट्रोजन जो है कॉन्ट्रैक्शंस को वीक करता है गॉल ब्लैडर की। बाइल जो है लंबे समय तक गॉल ब्लैडर में रहता है और कंसंट्रेटेड होता है, धीरे धीरे करके वॉल्स को इरिटेट करता है। स्टोन्स के चांसेस भी जो है फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं और कोलसिस्टाइटिस के भी। या जिसकी एज जो है ज़्यादा है, धीरे धीरे करके जैसे एज इंक्रीज होती है तो, और जिसमें गॉल स्टोन प्रेजेंट होता है जिन लोगों में, तो उनमें कोलसिस्टाइटिस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। या जो लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, मतलब एकदम से सीवियर वेट लॉस करने के चक्कर में फास्टिंग करते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते, बाय माउथ कुछ लेते ही नहीं वेट लॉस के चक्कर में, तो उसमें जब आपने कोई फैट लिया ही नहीं, कोई प्रोटीन लिया ही नहीं, तो फिर जो इंटेस्टाइन है वो स्टिमुलेट ही नहीं करेगी गॉल ब्लैडर को, तो वो बाइल जो है लंबे समय तक वहीं पर पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से स्टोन्स के चांसेस भी बढ़ेंगे और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने देखा होगा घर में कोई बर्तन है, आप उसको डेली क्लीन करते हैं और डेली उसमें साफ पानी भरते हैं, फिर भरकर उसको डेली रखते हैं, तो अगर आप उसको देखेंगे वो बिल्कुल क्लीन नज़र आएगा। लेकिन अगर एक ही बर्तन में 1 महीने तक पानी पड़ा हुआ है, लंबे समय तक पड़ा हुआ है, तो उसके चारों तरफ जो अंदर की लेयर्स है, जो परत है एक मोटी सी, उसके ऊपर जम जाती है, और पानी के ऊपर भी जो है एक लेयर जो है तैर रही होती है, जिससे पता चलता है कि पानी जो है वो पुराना है। तो सेम यही प्रोसेस जो है हमारे गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल जब लंबे समय तक बना रहता है, पड़ा रहता है उसमें, तो बाइल तो कंसंट्रेटेड करता ही है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, म्यूकस को रिलीज करता है, सेडिमेंटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो स्टोन के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस भी जो है इंक्रीज होते हैं। या कोई लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, बाय माउथ जो है कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, उनको इंजेक्शंस के थ्रू ही जो है डाइट दी जाती है, तो ऐसे में भी जो है गॉल ब्लैडर स्टोन के चांसेस जो है और इन्फेक्शन के चांसेस जो है होते हैं। ये तो रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसे में जो है इसके चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट स्टोन और इन्फेक्शन दोनों का जो है, मतलब जो सूजन है मतलब गॉल ब्लैडर में, तो कारण रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम से ही हैं, क्योंकि जिनमें स्टोन है उन्हीं में ही इन्फेक्शन है ज़्यादातर केसेस में। और बाकियों में जो है रीजंस वो 10% केसेस है, पॉलिप है, कोई ट्यूमर है, या फिर कोई कैंसर हो गया, या जिनमें लीवर की प्रॉब्लम है उन लोगों में जो है ये इन्फ्लामेशन हो सकती है गॉल ब्लैडर में। मतलब इसमें स्टोन प्रेजेंट नहीं है बट लीवर में प्रॉब्लम है, कैंसर है गॉल ब्लैडर का, या लीवर का कैंसर है, या गैस्ट्रिक कैंसर है, या इंटेस्टाइन में कैंसर है, या मतलब ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक कोलसिस्टाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन गॉल ब्लैडर में हो सकती है। अब इसमें सिम्टम क्या होंगे? सिम्टम नेचुरल सी बात है कि गॉल ब्लैडर जो है राइट साइड लीवर के नीचे प्रेजेंट है, तो पेन जो है, जो दर्द होगा वो राइट साइड अपर एब्डोमेन में, मतलब जो चेस्ट के नीचे का एरिया होता है राइट साइड में लीवर के पास, वहाँ पर जो है पेन होगा। और पेन कमर में भी निकलता है मोस्टली स्टोन में। और अगर इन्फेक्शन है या अगर इन्फ्लामेशन है गॉल ब्लैडर में, तो दर्द जो है वो कंधे तक, राइट शोल्डर में भी जो है वो पेन जो है फील होता है। और इन्फ्लामेशन का जो पेन होता है वो कॉन्टीन्यूसली बना रहता है, स्टोन का फिर भी ठीक हो जाता है, पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का पेन जो है कॉन्टीन्यूसली बना रहता है। अगर आप पोस्टर चेंज करते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो पेन में कोई रिलीफ नहीं मिलता है। कोई भी अगर जो जैसे एसिड्स के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं रिलीफ के लिए, तो उससे भी कोई रिलीफ नहीं पड़ता, क्योंकि इन्फ्लामेशन है उसी एक ही जगह पे है, उससे पोस्टर चेंज में कोई फ़र्क नहीं आना। स्टोन वालों को कभी कभी फ़र्क पड़ जाता है पोस्टर चेंज में कि स्टोन है, राइट है, मतलब स्टोन मोबाइल है या इमोबाइल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो दर्द फिर भी ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन वाला, इन्फ्लामेशन वाला नहीं होता है, और ये सीवियर होता है, ज़्यादा होता है स्टोन के पेन से। खाने के बाद पेन जो है ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो सिंपल सी बात है कि हार्मोन सीक्रेट होगा और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा।
और दूसरा है कि इसमें नौजिया होगा, वॉमिटिंग का मन होगा, वॉमिटिंग भी आती है। और अगर एकदम से इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर होगा। बट जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसमें फीवर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एक डिस्कम्फर्ट जो है, एक इलनेस जो है वो बनी रहती है लंबे समय तक। और जिसको भी मतलब एकदम से सीवियर अगर इन्फेक्शन हुआ गॉलब्लैडर में, इन्फेक्शन हो तो उसमें टैकीकार्डिया मतलब पैल्पिटेशन या दिल की धड़कन बढ़ जाना या फिर घबराहट, मतलब इस तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। अब इसमें टेस्ट वही है कि टेस्ट जो है सीबीसी है, सीबीसी में उनकी डब्ल्यूबीसी है, और जैसे ईएसआर है, सीआरपी है, एलएफटी है लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री लीवर ही करता है, लिपिड प्रोफाइल है, अल्ट्रासाउंड है, या फिर सीटी स्कैन है, या एमआरआई है। मतलब टेस्ट डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा सूजन है या इन्फ्लामेशन है। बट मैं टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती, क्योंकि कोशिश तो यही रहती है कि पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मतलब पेशेंट जो भी अपनी डिटेल बताता है तो उसके अकॉर्डिंग पता चल ही जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई टेस्ट मैं रिकमेंड भी करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर ताकि पेशेंट को, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है स्टोन का, आज उसको स्टोन कितना है, उसने 2 महीने बाद ट्रीटमेंट लिया तो स्टोन कितना है, तो कम से कम अगर स्टोन कम आता है तो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन हो जाती है, उसे पता है हमें तो स्टोन है। तो ऐसे केसेस में जो है मैं टेस्ट करवाती हूँ, कोशिश मेरी रहती है ताकि वो भी पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, कि क्लियर आउट हो जाए। अदरवाइज जो है मैं टेस्ट अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि जब हम बार बार टेस्ट करवाते हैं तो उसका भी हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट जो है पड़ता ही है। पर कुछ लोग क्या हर 15-15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाए जा रहे हैं, कि महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाए जा रहे हैं देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है। टेस्ट में क्या आ जाएगा, जितने पैसे तुम टेस्ट में ख़राब कर रहे हो उतने ही पैसे तुम डाइट के ऊपर फोकस कर लो, उतने ही पैसे तुम ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च कर लो, तो तुम वैसे ठीक हो जाओ। बट लोग लगे रहते टेस्टों में पैसे खर्च बेफालतू में। टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है डॉक्टर की, वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा टेस्ट करवाना चाहते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है वो क्योरेबल है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, कि मतलब ऐसा कोई घबराने वाली बात भी नहीं होती कि हाँ इन्फेक्शन हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई। बट ऐसा भी नहीं कि आप ट्रीटमेंट ही ना लें, आप डाइट ही ना करें, बिल्कुल फोकस ही ना करें। अगर ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। कॉम्प्लिकेशन होती कम है बट हो सकती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना बेसिकली, वो अगर मान लीजिए कि इन्फ्लामेशन है, सूजन है पीते में सूजन हो गई है, वो पूरी जो है उसकी वॉल्स से स्प्रेड होकर पूरे आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे स्प्रेड हो गई है, वहाँ पर स्वेलिंग हो गई है, और उडिमा हो गया है, नेक्रोसिस हो गया है, मतलब नेक्रोसिस मतलब सेल्स की डेथ हो रही है। बट यहाँ पे जो फैट मैंने आपको बताया है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गॉल ब्लैडर की वॉल्स में डिपॉजिट हो जाता है। जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा फैट जो है डिपॉजिट हो जाता है तो उन सेल्स की जो है नेक्रोसिस हो जाती है, सेल्स की जो है डेथ हो जाती है। बाकी अगर ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर नहीं होता, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन जो है प्रॉपर, मतलब ब्लड फ्लो जो प्रॉपर नहीं होता तो सेल्स की डेथ होती है। तो धीरे धीरे करके जो है इन्फेक्शन आसपास के स्ट्रक्चर में स्प्रेड करता है और गॉल ब्लैडर की पूरी वॉल्स में स्प्रेड हो जाता है, तो इसके जो है रप्चर के चांसेस होते हैं, इसके फटने के चांसेस होते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी और ऊपर उसकी इन्फेक्शन हो गया तो रप्चर के चांसेस होते ही होते हैं, फटने के, परफोरेशन के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आसपास के जो भी एरिया है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब इसीलिए पहले अगर इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है तो उसमें खासकर पहले ही जो है ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले लेना चाहिए। और होम्योपैथी में बहुत 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 ही अच्छा ट्रीटमेंट है, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो, चाहे वो कोलसिस्टाइटिस हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे क्रॉनिक हो। बाकी तो मैंने हमेशा बताया ही है कि ट्रीटमेंट जो है वो 100% सॉल्यूशन नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि जो पेशेंट्स मेरे से बात करते हैं जो है सार्कोइडोसिस, मैम ट्रीटमेंट बता दो, घर के नुस्खे बता दो, एस्परगिलोसिस में घर के नुस्खे बता दो। भाई जब प्रॉब्लम की शुरुआत होती है तभी आप नुस्खों से ठीक हो सकते हो, कि नुस्खे यूज़ कर करके ही आप जो है अपनी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। मतलब एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कोई सीवियर एलर्जी है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा।
हाँ, ट्रीटमेंट के साइड बाय साइड आप अपने लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर सकते हैं, अपनी डाइट को फ़ॉलो कर सकते हैं, अपनी रूटीन को, एक्सरसाइज़, योगा जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। बट एक स्टेज ऐसे आती है जहाँ ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। अब मान लो कि सीवियर इन्फ्लेमेशन है, सीवियर इन्फेक्शन हो गया गॉल ब्लैडर में, तो उस टाइम पे डाइट आपको ठीक है, हेल्प करेगी, बट उस टाइम पे ट्रीटमेंट भी लेना ही पड़ेगा, ट्रीटमेंट से ही आप ठीक होंगे। अगर सिर्फ डाइट का इंतज़ार करते रहेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे मेरे पास अभी एक पेशेंट भी आए थे, मैंने देखा उनको इतना ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन था, वो घर पे बैठ के नुस्खे यूज़ करते जा रहे हैं और वो फटने को होने वाला है, बिल्कुल ऐसा था बर्स्ट हो जाएगा। मतलब मेरे पास गॉल ब्लैडर के इतने सीवियर पेशेंट आए जिनको ओडिमा भी था, जिनको नेक्रोसिस भी था, जिनको हीमोरेज भी थी, ब्लीडिंग भी हो रही थी, मतलब ऑलमोस्ट जो है सारे पेशेंट्स जो हैं ठीक है, क्लियर है, मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर जिनको ऑपरेशन करने को बोल रहे थे, ऐसे पेशेंट्स तक जो हैं बिल्कुल 24 आवर्स में, 48 आवर्स में बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और रिजल्ट में 99% तो ऑलमोस्ट है ही, जहाँ तक मुझे पता है। बट फिर भी जो है लापरवाही ना करो, लापरवाही करते हैं तो आगे जाके जो है मुश्किल हो जाती है। पहले जो है, आज आप 1 दिन 2 दिन के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे, बाद में फिर सालों साल ट्रीटमेंट लेंगे तो क्या फ़ायदा, पहले ही ले लो। तो ये था मेरा छोटी सी कोशिश आपको कोलसिस्टाइटिस के बारे में समझाने की। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो नाम लिखकर उस डिसीज़ का मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई खाने की कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम में खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, मैं उसके ऊपर आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ अपनी वीडियोस बनाते टाइम आपको कुछ और जानकारी देनी चाहिए तो आप मुझे बताइए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उस पर फोकस करूँगी ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।